आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम राजस्थान के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये अभिभाषण राज्यपाल द्वारा पढ़ा गया है, पर ये निश्चित रूप से सरकार का एक आईना है और इसमें कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये आईना सच बोल रहा है। ये आईना बिल्कुल सच बोल रहा है। जो सरकार ने 3 साल में किए हैं काम राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब कामों का लेखा जोखा और उसके सब हम लोग प्रत्यक्ष गवाह और पूरी राजस्थान की जनता इस बात को मन से स्वीकार करती है कि राजस्थान में कोरोना जैसी महामारी, पूरे भारत में जो कोरोना महामारी आई उसके बाद जो राजस्थान स्टेट की रेवेन्यू का जो नुकसान हुआ और उसके बाद भी किसी भी सूरत में राजस्थान के विकास की रफ्तार को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। यही एक सफल मैनेजमेंट था। जीवन बचाना और जीवन यापन कराना, ये दोनों कामों पे जो सरकार का फोकस था, इसके लिए कोई शब्द नहीं है और ये राजस्थान की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है, जब पहली कोविड की लहर आई थी तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक के साथ 1-to-1 चर्चा करके राजस्थान में हम क्या कर सकते हैं, कैसे लोगों का जीवन बचा सकते हैं, कैसे लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करा सकते हैं और इस महामारी से बचने के लिए हमें क्या क्या ऐसा कार्य करने चाहिए जिससे हमारी जनता सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण था और इससे पूरे भारत में राजस्थान को रोल मॉडल के रूप में देखा गया और ये सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी के मैनेजमेंट को जाता है। उनका सबको साथ लेकर चलने का जो भाव है, उस भाव को जाता है और यही कारण है कि राजस्थान में आज भी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा उत्साह है और एक बहुत बड़ा विश्वास है कि हमारा मुखिया हमारे लिए सजग है, हमारे लिए प्रयत्नशील है और हमारे लिए सोचता है। हमारे चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे रोटी का मामला हो या चाहे स्वास्थ्य का मामला, कोई भी काम हो, उसमें हर तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री का फोकस लगातार जमीनी स्तर पे है। ये मैं आज इस अभिभाषण के रूप में मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि हमें जो मार्गदर्शन मिला है, हम पहली बार के विधायक हैं और पहली बार जीतने के बाद एक ऐसे मुख्यमंत्री के पास काम करने का मौका मिला जहाँ से हम बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। बहुत सारी स्थितियाँ बदली, बहुत सारे अलग अलग कालखंड आए, लेकिन उन कालखंडों का बहुत मजबूती के साथ मुकाबला करते हुए केवल एक ध्येय रखा, मेरा राजस्थान, मेरा परिवार और मैं उसका मुखिया, और मुखिया होने के नाते जितना अच्छा कर सकते थे उससे अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया। चाहे वो कोई भी सेक्टर था, चाहे वो शिक्षा थी, चाहे स्वास्थ्य था, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, हर सेक्टर में बहुआयामी परिणाम आए हैं। ये नहीं है कि केवल घोषणा हुई है, ज़मीन पर काम हुए हैं। ये हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं क्योंकि मैं लगातार राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं पार्षद भी रहा हूँ, वहाँ पे मैं सभापति भी रहा हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एक संस्था है, उसका जो विश्व वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है, उसका चेयरमैन रहा हूँ 10 साल। मैंने बहुत नज़दीक से राजनीति को देखा है और ये महसूस किया है मैंने कि जो काम इन 3 सालों में मेरी विधानसभा में हुए हैं वो इतिहास बन गए। इतना बड़ा काम, इतने बड़े काम, इतनी बड़ी सोच, ऐसे काम कभी भी नहीं हुए जो मैं खुल के बोल सकता हूँ इस बात को। मुझे पता है मेरे शहर की एकमात्र सड़क थी जो 30 सालों से कभी नहीं बनी और वो लाइफलाइन है शहर की, और उसको मैं लगातार 3 सालों से मैं बजट में मांग करता रहा। आखिर तीसरे साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को बहुत मन से सुना और मुझे 22 करोड़ रुपए मेरे शहर की उस सड़क के लिए दिए। जो मेरा शहर पूरा गदगद है, वो काम अभी चालू है और एक ऐसी सौगात मुझे मिली है जिसकी मेरा शहर कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये एक बड़ी सोच की बात है कि वो सबको परिवार मांगते हैं, हम सबको अपना अंग मानते हुए हमारी जो वाजिब जायज़ डिमांड थी, उस डिमांड को उन्होंने मूर्त रूप दिया और ज़मीन पे उतारा। वो नहीं, कोई भी काम जो हमने जनता के विकास के लिए मांगा, आम जनता की राय पे, आम जनता की समस्या को लेकर हमने रखा, तो उस समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत त्वरित गति से किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मेरी विधानसभा की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मेरे छोटे छोटे निवेदन को स्वीकार करते हुए मेरी जनता को बहुत बड़ी राहत प्रदान करी। मैं इस महामारी के दौर में, जब पूरा राजस्थान नहीं पूरा भारत जूझ रहा था, लॉकडाउन में प्रदेश में राजस्व की आय भी घट गई थी, तब आपके कुशल नेतृत्व में सरकार ने
चाहे वो मजदूर था, चाहे हमारा प्रवासी मजदूर था, चाहे वो कोई भी था, हर सेक्टर पे ध्यान दिया, हर व्यक्ति पे ध्यान दिया, उसको पैदल नहीं चलने दिया, उसको भूखा नहीं सोने दिया। सबसे पहले राजस्थान सतर्क है, इस बात पर फोकस करते हुए वास्तव में राजस्थान सतर्क किया, और राजस्थान सतर्क का नतीजा था तीसरी लहर ने हमारे राजस्थान का कुछ नहीं बिगड़ने दिया, और आज हम सुरक्षित हैं और तीसरी लहर करीब करीब समाप्त होने जा रही है। ये एक कोरोना के बेहतर मैनेजमेंट की वजह से संभव हो पाया कि हमने हर स्टेप पर फोकस किया, और हर स्टेप पर फोकस करने के बाद ही ये नतीजे आए हैं कि हम आज सुरक्षित है। रेवेन्यू भले ही घटी है, लेकिन राजस्थान के विकास की रफ्तार कभी कम नहीं हुई, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे पीने के पानी का काम हो, हर काम में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। हर बार हर बजट में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट आया है, और इस बार भी जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बजट पेश किए, उन तीनों बजट में बढ़ चढ़कर जैसा बजट आता गया है, पूरी राजस्थान की जनता आसान्वित है इस बात से लेके ये चौथा बजट जो आएगा वो एक राजस्थान को नई दिशा देगा, एक नया रूप देगा, और वास्तव में हम नया राजस्थान बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। ऐसा हमारा नहीं, पूरी राजस्थान की जनता का विश्वास है, और ये होगा भी, ये हमें पता भी है कि ये होगा, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जो व्यक्ति काम करता है उसको पूरा पता रहता है, और राजस्थान की जनता किस चीज़ से परेशान है उस चीज़ का भी पूरा ज्ञान रहता है। हर चीज़ की मॉनिटरिंग करना, हर चीज़ की पूरी जानकारी लेना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की आदत में रहा है, और यही कारण रहा है कि ब्यूरोक्रेसी लगातार काम करती रही, इसी का नतीजा ज़मीन पे उतरा, और आज जनता के सामने बहुत अच्छा परिणाम है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। मैं इसको बहुत मजबूत शब्दों के साथ कह सकता हूँ। मैं कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को राहत पहुंचाने के बाद साथ साथ निराश्रित परिवारों को राहत पहुंचाने का भी बहुत बड़ा काम किया है। करीबन 5,500 रुपये प्रत्येक परिवार, 33 लाख परिवारों को ये पैसा मिला है, और ये परिवार किस तरह गदगद है एक ऐसे समय में जब बहुत कठिन समय था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे परिजनों का अगर घर में किसी की डेथ भी हो गई थी तो उसकी लाश को दाह संस्कार करने के लिए भी हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। ऐसे समय में किसी परिवार का रोजी रोटी का सहारा बनना, उसको आर्थिक सहायता देना, ये एक बहुत बड़ा काम था, और ये मुखिया होने का जो दायित्व निभाया है इसके लिए भी राजस्थान की जनता बहुत बहुत साधुवाद दे रही है। इसके साथ साथ मैं ऐसे संकट में प्रदेश में विकास की रफ्तार को कभी कम नहीं होने दिया, और लगातार नई सौगातें देते हुए राजस्थान को एक नई दिशा प्रदान की। वो चाहे कोई भी काम हो, किसी भी तरह का नवाचार हो, जो नवाचार मैंने इस कार्यकाल में देखे शायद मैंने कभी नहीं देखे। सबसे बड़ा नवाचार दूसरी लहर के बाद, जब स्थितियां बहुत बिगड़ गई थी, हमने अपनों को, अपने परिजनों को बहुत को खोया, और उसके बाद जो बीमारियां आई, लोगों के पास पैसे नहीं थे, इलाज कहाँ से कराए। एक सबसे बढ़िया स्कीम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आई है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस बात का, सारा सदन भी प्रत्यक्षदर्शी है। हमने प्रशासन गाँवों के संग अभियान में, मैंने तो कोई भी गाँव, किसी भी पंचायत का कोई कैंप नहीं छोड़ा, और हर कैंप में मुझे ये बात लोगों ने बढ़ चढ़ कर बताई। जो 5 लाख रुपए का बीमा सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ने किया, वो जो पोस्ट कोविड के बाद जो बीमारी आई थी उसमें बहुत बड़ा जीवन दान मिला लोगों को। अगर ये 5 लाख रुपए का बीमा नहीं होता तो कई जाने और चली जाती, लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते, और आज अगर इलाज हो रहा है तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच का परिणाम है, दूरगामी सोच। उनको ये एहसास था कि पोस्ट कोविड के बाद बहुत बड़ी बीमारियां आएगी, लोगों के पास रोटी के पैसे नहीं है, इलाज कहाँ से कराएंगे। वो अपने परिजनों को मरते हुए तड़पते हुए देखना नहीं चाहते थे, और राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री ने मुखिया होने के नाते इस दर्द को समझा, इस पीड़ा को महसूस किया, और समय आने से पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करके प्रदेश में एक ऐसा नवाचार स्थापित किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब बारी हम सब की थी, हमारे नीचे वाले जनप्रतिनिधि उनकी थी कि हम जनता को जागृत करें, और इस योजना का लाभ जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, उन लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हमें भी उनका आशीर्वाद मिले, और उनको ये महसूस हो कि वो उन व्यक्ति की वजह से ये हमारा बीमा हो गया, और बीमे की वजह से हमारा घर का परिजन जिसका इलाज होना था, वो इलाज सरकार ने फ्री में 5 लाख रुपए तक का, एक मुखिया का बीमा होने पे पूरे परिवार का इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री था, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो। कितनी तरह की बीमारियां, पहले 45 तरह की बीमारियां थी, उसके बाद और बीमारियां इसमें जोड़ दी गई। अभी तो इस समय तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है, और बहुत आराम के साथ लोग दुआएं देते हुए इलाज करा रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा परिणाम भी देखने को मिला।
इसके साथ प्रशासन गाँवों के संग अभियान में 10 लाख पट्टे बांटे गए। ये अपने आप में एक माइलस्टोन वर्क है, जिसकी बात करना सपना लेना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इसको योजनाबद्ध तरीके से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस काम को अंजाम दिया और इसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका रही। लोगों को इतनी खुशी मिली पट्टे मिलने के बाद, जो उनके चेहरे की रौनक देखने लायक थी, क्योंकि हम लोग लगातार कैंपों में थे और हमने देखा है जब हम पट्टे बांट रहे होते हैं तो लोग कितने खुश होकर जा रहे थे। जिस आदमी को अपने घर के लिए परेशानियां हो रही थी, उसको सरकार फ्री में पट्टा दे रही है। इससे बड़ा कोई काम नहीं था। पट्टे के साथ साथ जो पेंशन योजना का काम हुआ है, इन कैंपों में सरकार की योजनाओं का लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा काम हुआ है। ये आम जन को पता भी नहीं था कि सरकार ने हमारे हितों के लिए कितनी योजनाएं बना रखी है। उन सब योजनाओं का हम लोग जब जाते कैंपों में, तो मैं तो विशेष तौर से मैंने पूरी समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, जितनी भी योजनाएं थी, हमने सबको बिल्कुल राइट नोट बनाया और नोट बना के हमने कोशिश की कि हर कैंप में लोगों को जागरूक करें। और बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे और मैं हर कैंप में कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 महिलाएं ऐसी होती थी जिनको ये पता नहीं होता था कि वो विधवा है और उसको पालनहार योजना का फायदा मिलने वाला है। उन कैंपों की वजह से उन विधवाओं के बच्चे आज पढ़ रहे हैं, उनको 1000 रुपये प्रति बच्चा मिल रहा है। ये बहुत बड़ा काम हुआ। अगर ये कैंप नहीं होते तो शायद ये योजनाएं घर घर तक नहीं पहुंच पाती। और ये सबसे बड़ा नवाचार प्रशासन शहरों के संग में बहुत सारे पट्टे, बहुत सारे तारों को, विद्युत के तार जो ऊपर से घरों से निकल रहे थे, ऐसे छोटे छोटे काम जिनके लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। 21 विभाग एक छत के नीचे बैठकर काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा कोई विभाग बचा हो जिसके लिए किसी व्यक्ति को कहीं चक्कर काटने पड़े। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नवाचार, और इस नवाचार के बहुत बड़े सुपरिणाम सामने आए कि लोगों को राहत मिली। तीसरी लहर में जब हम दूसरा कैंप लगाने चले तो तीसरी लहर की वजह से वो कैंप बंद हो गए। पर मैं ये चाहूँगा कि इन कैंपों को सरकार अनवरत जारी रखे। इन कैंपों से सरकार, ग्रामीण लोग इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं और वो सरकार को बार बार दुआएं दे रहे हैं कि हमें ऐसे कैंप बार बार मिले। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पहले कैंप में लोगों तक इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, लोग आ नहीं पाए, लोगों ने कैंपों को हल्के में लिया होगा, शायद नहीं आ पाए। पर अब उनको आवश्यकता है इस बात की, चाहे कैंप लगे, चाहे आप जिला कलेक्टर को निर्देशित कराएं कि चौपाल कार्यक्रम के तहत विधायक के साथ बैठकर तारीख तय करें और हर पंचायत हेडक्वार्टर पे एक चौपाल पूरे दिन की लगे जिसमें सारे विभाग शामिल हो, ताकि हम फिर एक बार गांवों के बीच में जाएं और गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करें। अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो प्रशासन गांवों के संग अभियान में आए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, पर कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से या काम करने का धीमी गति होने की वजह से वो काम अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। शायद अगर ये चौपाल या प्रशासन गांवों के संग अभियान का अगर सेकंड फेज वापस चालू हो तो वो सारे काम जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो सब जमीन पे उतर जाएंगे और सारे लोगों को वो सुविधाएं मिलेगी जो सरकार वास्तव में देना चाहती है। और ये तभी संभव होगा जब हम एक बार फिर वापस गाँवों की तरफ रुख करेंगे और लोगों को जो बचे हुए काम है, पेंडिंग काम है, उन कामों को हम लोगों तक पहुँचाएंगे। मैं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं आज पशु चिकित्सा मंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने उनसे जो मांगा वो उन्होंने हमें दिया। चाहे हमने पशु चिकित्सालय मांगा, चाहे हमने पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत किया, चाहे हमने स्टाफ मांगा, चाहे हमने भवन मांगा, चाहे किसान भवन मांगा, कुछ भी मांगा, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, बहुत ही मन के साथ उन्होंने काम दिया। और निश्चित रूप से ये काम सरकार के लिए भी एक माइलस्टोन वर्क हुआ कि एक ऐसा मंत्री जिसने हमारी बात को सुना, हमारी पीड़ा को समझा, हमारे गांव के लोगों की समस्या को समझा और इतने पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत हुए, इतने नए पशु चिकित्सा केंद्र खुले जिसकी वजह से हर गाँव में पशुओं की चिकित्सा के लिए सुविधा उपलब्ध हो गई। ये एक बहुत बड़ा काम था। इसी के साथ बिजली के क्षेत्र में सरकार ने एक अनूठा काम किया। मैं ऊर्जा मंत्री जी चले गए, मैं उनको बोलना चाह रहा हूं कि मैं मेरी अजमेर निगम की बात करता हूं। अजमेर निगम 2800 करोड़ रुपए के घाटे में था, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट की वजह से आज 175 करोड़ रुपए का मुनाफा, 175 करोड़ रुपए का मुनाफा ना 2800 करोड़ का घाटा पूरा करने के बाद 175 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लेना, ये भी एक मैनेजमेंट की बात है। और एक अधिकारियों पर सरकार का फोकस, अंकुश, डर
या नतीजा देने का काम सबसे बड़ा अगर हुआ है तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम होने की वजह से ये सब हुआ। चोरी रुकी है, चीज़त रुकी है, पेंडेंसी कम हुई है, लोगों की रिकवरी बढ़ी है, लोगों से रिकवरी ली है। यही कारण रहा है कि निगम का घाटा बिल्कुल ख़त्म होके निगम मुनाफे में आ गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। जब निगम मुनाफे में आएगा तो निश्चित रूप से हमारे जो किसान हैं उनको बिजली की सुविधा ज़्यादा उपलब्ध होगी। और एक सबसे बड़ा नवाचार अगर किया तो वो सबसे बड़ा ये था कि दिसंबर 2012 के बाद सामान्य श्रेणी के कृषि विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा था। पिछले 10 सालों से 12 सालों से सामान्य श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं मिल रहा था। मैंने सदन में डिमांड में ये बात रखी थी और बहुत मन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को सुना और तुरंत उस पर संज्ञान लिया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 साल का कार्यकाल बढ़ा है और 2012 से 2013 की जो पेंडेंसी थी उसको जीरो कर दिया गया। ये सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात थी और ये उनको ये महसूस हुआ कि सरकार सभी को समान रूप से एक नज़र से देखकर सभी श्रेणी के लोगों को, चाहे एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, सभी के हितों का ध्यान रखते हुए काम कर रही है। ये एक बड़ा काम था। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरी बात को मन से सुना और उस पर फोकस करते हुए राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी राहत प्रदान करी। मैं ये एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए के काम चालू कर दिए हैं। घरों में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। ये भी एक प्राथमिक काम था और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। माननीय PhD मिनिस्टर बैठे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे। JJM अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है, आपके निर्देशन में बहुत शानदार काम हो रहे हैं, पर एक निवेदन है मेरा आपसे कि आप 2 महीने में या 3 महीने में एक बार विधायक चाहे ऑनलाइन ले लें, पर सारे अधिकारियों के साथ चाहे संभाग स्तर की मीटिंग लें, पर छोटी मीटिंग लें ताकि विधायक उसमें उपलब्ध हो। तो छोटी मोटी कोई समस्या, वैसे आपका पत्र आया हमारे पास, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मंत्री जो बना और बनते ही सबसे पहले चिंता इस बात की कर रहा है कि मुझे सुझाव मिले, और वो सुझाव ये मिले कि मुझे और बेहतर तरीके से काम करना है, आप अपने सुझाव भेजिए। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा और ये चाहूँगा कि हम सब मिलकर इसी तरह से अच्छे से काम करें जिससे राजस्थान सरकार के प्रति आम जन का विश्वास बढ़े। और जो मेरा आग्रह था वो ये था कि आप अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, पर अगर उसमें विधायक को भी शामिल कर लिया जाए तो जो छोटी मोटी अड़चनें अगर कहीं आती है तो वो अड़चनें तुरंत उसी समय समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अधिकारियों के साथ अगर विधायक बैठेंगे तो विधायक अपनी बात को कह पाएगा, और विधायक अगर आपके सामने बात को रखेगा तो अधिकारियों पे इस बात का बड़ा प्रभाव जाएगा। उनको लगेगा कि बिल्कुल हम सब लोग चिंता करते हैं काम की, और माननीय मंत्री महोदय विधायक के साथ बैठकर ये चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में जो जल प्रबंधन का जो काम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से ज़मीन पे उतरे, और जो सोच है सरकार की कि हम पीने का स्वच्छ पानी लोगों तक उपलब्ध कराएं, वो वास्तव में लोगों को पानी मिले। एक निवेदन मेरा और भी है कि मेरे किशनगढ़ में 11.6 MLD पानी की डिमांड है, पर अभी हमें 9 MLD पानी मिल रहा है, और अब जब JJM आ जाएगी तो हमें 16 MLD पानी की आवश्यकता होगी। तो इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दें कि जब JJM आप दे रहे हैं तो पानी की उपलब्धता भी पूरी हो, नहीं तो ये स्कीम ज़मीन पे उतरने से पहले कहीं बेकार नहीं हो जाए। बिना पानी की उपलब्धता के JJM को सफल करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बीसलपुर में पर्याप्त पानी है। अजमेर ज़िला सबसे पहले हक रखता है कि पहले अजमेर ज़िले को पूरा पानी मिले, उसके बाद दूसरे ज़िलों को मिले। तो अब JJM जब आ गई है तो ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी आपको बीसलपुर पहुंचाना है। तो जो हमारी पानी की कमी है फिलहाल, उस कमी को तो एक बार जितनी आवश्यकता है उतना पूरा कराएं आप अधिकारियों को बोल के, ये मेरा आपसे निवेदन है। सड़कों के मामले में जो काम हुए हैं, मैं इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्र में विधायकों को समान रूप से, कोई पार्टी नहीं है, राजनीति से ऊपर उठते हुए, पक्ष हैं चाहे विपक्ष है, सबको समान रूप से नगर पालिका में 10 किलोमीटर, नगर परिषद में 20 किलोमीटर और नगर निगम में 30 किलोमीटर ये सड़कें दी है। ये पहली बार हुआ। लोगों ने बहुत आश्चर्य किया कि MLA सड़क कैसे बना रहा है। MLA सड़क इसलिए बना रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने MLA को ये गिफ्ट दिया है कि आप शहर की जनता का भी ख्याल रखें, हमें शहर की भी चिंता करनी है, और इसीलिए 20-20 किलोमीटर की, मेरा नगर परिषद है, मुझे 20 किलोमीटर सड़क मिली है। हम रोज उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों को ये संदेश जा रहा है कि सरकार ने केवल नगर परिषद या नगर निकाय के भरोसे शहरों को नहीं छोड़ रखा है, सरकार भी पूरा ध्यान रख रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि शहरों में सड़कों की स्थिति खराब नहीं हो।
सड़कों की स्थिति अच्छी हो, इसलिए वो सहयोगी बनकर सरकार ने अपनी तरफ से बड़ा 6 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ का जो ये पैसा दिया है, ये एक मायना रखता है और ये एक बहुत बड़ी सोच के साथ दिया है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं बरता गया। पूरे राजस्थान को समभाव से देखते हुए, एक परिवार मानते हुए, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, सबको समान रूप से दिया। और इसी तरह से 5 करोड़ की मिसिंग लिंक है, वो भी सभी को समान रूप से दिया। ये एक बड़ा उदाहरण है कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। वास्तव में ये संदेश जा रहा है कि हम राजनीति नहीं करने आए हैं, विकास की बात करने आए हैं। जी सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय विधायक राजकुमार जी गौड़ के बोलने तक बढ़ा दिया जाए। सदन का समय माननीय राजकुमार जी गौड़ के वक्तव्य तक पूरा बढ़ाया जाए। जी, सदन का समय बढ़ाया गया माननीय राजकुमार जी गौड़ के वक्तव्य पूरा होने तक। सड़कों में चाहे स्टेट हाईवे का मामला हो, चाहे RIDF का मामला हो, इतना काम दे दिया है एक ही बार में कि अभी तक शिलान्यास पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब राजस्थान की जनता समझ रही है इस बात को और देख भी रही है और समझ भी रही है कि क्या काम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहे हैं। चाहे RUB का काम हो, चाहे ROB का काम हो, इतने अनगिनत RUB दिए हैं, अनगिनत ROB दिए हैं जो प्रक्रियाधीन है, काम चल रहा है। बहुत जल्दी लोकार्पण होंगे उनके और बहुत जल्दी जनता के सामने आएंगे। मैं बच्चों को शिक्षा के मामले में भी एक नया नवाचार सरकार ने किया है कि जो महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले हैं, ये एक नई सोच का परिणाम है। 502 स्कूल राजस्थान में खुलना एक मायना रखता है कि राजस्थान की सरकार ने हमारे बच्चों की स्कूल के स्तर को, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सरकार द्वारा खोले। ये पहला नवाचार है जब अंग्रेजी माध्यम सरकार के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ रहा है। अब इस बजट में शायद और ज़्यादा स्कूलें मिलने वाली है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि एडमिशन के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। लोग अप्रोच करवा रहे हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में, सरकारी स्कूल में हो, लेकिन जगह नहीं है। ये एक बहुत बड़ा काम है और ऐसी स्थिति पैदा होना भी अपने आप में अभूतपूर्व काम है। ये स्थितियां जहां एडमिशन के लिए लोगों को इंतजार करना पड़े, जहां प्राइवेट स्कूलों में लोग करते थे वैसे सरकारी स्कूलों में करने लगा, ये पहली बार ऐसा हुआ। नए संकाय खोलने हो, नए सब्जेक्ट खोलने हो, स्कूलों को क्रमोन्नत करना हो, कहीं भी कोई कमी नहीं है। सभी तरफ से हर सेक्टर में सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने जो एक नया नवाचार किया वो सबसे बड़ा ये है कि अगर उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूल में उच्च माध्यमिक 12वीं क्लास में अगर 500 बच्चियां पढ़ रही है तो वहां बालिका कॉलेज खोल दिया जाएगा। ये भी कम बात नहीं, ये घोषणा करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये घोषणा के बाद से मैं बता दूं, सरकारी स्कूलों में बालिकाओं की संख्या बढ़ गई, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ राजकीय बालिका महाविद्यालय खुले ताकि हमारी बेटियां ज़्यादा पढ़े, हमारी बेटियों का शिक्षा का स्तर बढ़े और उनको अपने घर के पास, अपने गांव में, अपने शहर में कॉलेज मिल जाए। अगर ये हो गया तो हमारी बच्चियां जो आज 10वीं पढ़ के, गाँव में तो 8वीं पढ़ के बंद कर देती स्कूल नहीं होने से, पर शहरों में भी कमोबेश यही स्थितियाँ हैं कि महिला बालिका कॉलेज नहीं होने से पेरेंट्स को एजुकेशन में नहीं पढ़ाते हैं। अगर बालिका कॉलेज अलग से हो गई तो हमारी बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। और जिस तरह से आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने विवाह की उम्र को 18 से 21 किया है, वो यहाँ सार्थक होता दिख रहा है कि ये 18 से 21 का जो समय है ये भविष्य चुनने का समय होता है। बालिका को ये तय करना होता है कि उसे करना क्या है। लेकिन अगर शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण आयाम अगर उसको मिलेगा, कॉलेज उसको अपने स्कूल में मिलेगा, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारी जो बालिकाएं हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाली है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच का परिणाम है कि इतना बड़ा एक जो ये लिया है डिसीजन, ये अपने आप में बालिका शिक्षा को बेहतरीन करने का सबसे बड़ा काम है। इसी के साथ उद्योग विकास में भी कोई कमी नहीं रही है। मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं व्यापारी रहा हूँ और 10 साल तक मैंने एक ऐसी एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व किया है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी एसोसिएशन है। और लघु उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग या कोई भी किसी भी तरह के उद्योग है, आपने इतने रिको इंडस्ट्रियल एरिया नए खोलने का जो प्लान किया है ये बेमिसाल है। और आपने जितने भी अभी तक खोले हैं, मेरे हिसाब से 147 की आपने घोषणा करी थी और 64 उपखंडों पे नए रिको के इंडस्ट्रियल एरिया खुल गए हैं। अभी माननीय मंत्री महोदय आई थी अजमेर हमारे, हमें अच्छा लगा। आपने आकर सभी दलों के साथ सभी विधायकों को खुद पर्सनली फ़ोन करके बुलाया
और बुला के एक ऐसा संदेश दिया वहाँ के सारे इंडस्ट्रीज को कि हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं, हम सब मिलकर राजस्थान के विकास की गति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही नतीजा रहा कि जो 64 उपखंड में जहाँ रिको के इंडस्ट्रियल एरिया खुले हैं, आज आप परिणाम पता कर लें, शायद वहाँ प्लॉट नहीं है, कम पड़ रहे हैं वहाँ प्लॉट। लोग इतना इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे सेक्टर में, चाहे 200 गज का प्लॉट, 500 गज का प्लॉट, 1000 गज का प्लॉट, 2000 गज का प्लॉट, जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना प्लॉट मिल रहा है और बहुत रीजनेबल प्राइस में डेवलप प्लॉट मिल रहा है, जहाँ पूरा सड़कें, लाइटें, बिजली, पानी सब कुछ मिलता है। जहाँ पे आपका अगर कोई स्टेशन खोलना है, सब स्टेशन खोल रहा है, जीएसएस खोलना है, वो भी जगह है। तो ये सब सुविधा युक्त है, तो हर कोई रिको की तरफ बढ़ रहा है। और ये नवाचार माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच का था कि एक साथ 167 उपखंडों पर नए रिको इंडस्ट्रियल एरिया को खोलना और वहाँ ज़मीन उपलब्ध करा के लोगों को व्यापार उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करना, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करूँगा। मैं मेरी बात को एक आखिरी बात कह के विराम दूंगा। मैं जितना बोलूँगा उतना कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूं, जिस तरह से काम हो रहे हैं मैं बोल भी नहीं सकता। ये सारा विधानसभा के लोग बोलते हैं और लोगों का नज़रिया बदल चुका है और लोग ये चाहते हैं कि काम इसी गति से होते रहे। मैं एक निवेदन के साथ, एक आग्रह के साथ मेरी बात को समाप्त करूंगा। जेजेएम और पीडब्ल्यूडी दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बहुत बड़ा काम हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पूरा ध्यान है। मैं जो बात अभी पहले जेजेएम के लिए बोल रहा था, मैं अभी वही बात पीडब्ल्यूडी और जेजेएम दोनों को मिक्स करके बोल रहा हूँ कि मैं ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँचे, माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं, आप भी सुन लें कि ये उपखंड स्तर, संभाग स्तर के एमएलएज के साथ हर बार अधिकारियों की बैठक में हमें शामिल करें आप, ताकि दोनों विभाग के काम बिना मॉनिटरिंग के अभाव में जितना आप चाह रहे हैं, जितना सरकार चाह रही है, जितना मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, उसके अनुरूप नहीं हो पाएगा। मैं इस बात को खुद देख रहा हूँ। मैं 20 सालों से लगातार इसी काम में हूँ। मैंने इंडस्ट्रियल एरिया को बिल्कुल अलग सा कर दिया। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि विधायक को बीच में रखकर अगर पीडब्ल्यूडी के कामों की मॉनिटरिंग होगी तो जो अधिकारी मनमर्जी करते हैं वो मनमर्जियाँ रुक जाएगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस बात का। मेरे यहाँ पे एक अधिकारी लगा है, वो अधिकारी आने के बाद जितने काम चल रहे थे उन कामों को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात हम कहाँ कहें, किस स्तर पे बोलें, हमें पता ही नहीं कहाँ बोलना है। अब जहाँ बोलेंगे वहाँ पे ये बात समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं इस हाउस में इस बात को रख रहा हूँ कि संभाग स्तर पे हर 2 महीने या 3 महीने में विधायकों के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जेजेएम के अधिकारियों के साथ बैठ के एक मीटिंग हो। उस मीटिंग में हर काम की मॉनिटरिंग, चाहे वो सरकार ने 2 करोड़ का काम दिया तो उसकी भी व्याख्या, समीक्षा हो, तभी आपकी सोच ज़मीन पे उतर पाएगी और इन कामों की क्वालिटी के साथ काम होगा, गुणवत्ता के साथ काम होगा और जनता के बीच में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजकुमार जी गौड़।